बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर आपको मैंने प्रीवियस जो है टॉपिक में लिविंग वर्ल्ड जो है इन स्पेस बताया था। ठीक है, इस वक्त जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। लिविंग वर्ल्ड इन टाइम का मतलब है कि आपको अच्छी तरह पता है कि अर्थ में जो भी इस वक्त लाइफ मौजूद है, ऐसा तो नहीं ना कि ओरिजिन ऑफ लाइफ से जो अर्थ है और रीजन लाइफ का वहीं से एकदम से स्टार्ट हो गया और इतनी ज़्यादा जो डाइवर्सिटी या वैरायटी इस वक्त लाइफ की पाई जाती है वो इसी तरह से मौजूद है। ऐसा नहीं हुआ कि बल्कि ग्रेजुअली ऐसा हुआ कि कुछ ऑर्गेनिज्म पहले आते थे, उसके बाद जो थे फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म आए कि पहले वाले ख़त्म हो गई या वो साथ उनमें जो है वो थोड़ी एडवांसमेंट होती चली गई और इस तरह से ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो बनते चले गए। आमतौर पे आपको ये कहा जाता है कि फलां ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने पहले भी आपको एक एग्जांपल दी थी कि डायनासोर के बारे में कहा जाता है कि डायनासोर जो है वो फलां टाइम पे पाए जाते थे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने डायनासोर देखे हैं तो जाहिर बात है आपको पता होगा कि नहीं, और भी किसी से पूछे, किसी साइंटिस्ट से पूछे तो उनको नहीं पता। इसका मतलब ये हुआ कि ये जानदार एग्जिस्ट करते थे तो कोई ना कोई तो रीज़न होगी कि ये बता देते हैं कि फलां वक्त में फलां जो जानदार थे या डायनासोर्स के साथ फलां जानदार पाए जाते थे। ठीक है, तो इसी को हम जो है वो लिविंग वर्ल्ड जो है इन टाइम की बात करेंगे और एक जो है वो अकॉर्डिंग टू जो है वो हम पीछे हिस्ट्री में जाएंगे और देखेंगे कि कितने साल पहले कौन से जानदार जो थे अर्थ पे डोमिनेट करते रहे और कौन से जो थे वो जानदार वहाँ से ख़त्म होते चले गए, जिसे हम एक्सटिंक्ट कहते हैं। एक्सटिंक्ट आमतौर पर ऐसी स्पीशीज होती हैं जो वक्त के साथ जो पहले कभी मौजूद रही हैं लेकिन अब उनके रिमेन्स हैं। इन रिमेन्स को अब हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। अब यहीं से आपको इस बात का पता चल गया कि ये कहा जाए कि जो लाइफ है वो आमतौर पे किस तरह से स्टडी की गई है। अकॉर्डिंगली तो हम देखेंगे कि ये फॉसिल की स्टडी से पता चलता है। फॉसिल्स क्या है, रिमेन्स, मैंने अभी आपको बताया कि पास्ट में जो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते थे उनके किसी भी चीज़ के अंदर, रॉक्स के अंदर, रेजिन के अंदर या उनके प्रिंट्स की शक्ल में ये जो भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के रिमेन्स है उन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं। ठीक है, अब फॉसिल की स्टडी से किस तरह की जाती है, किस तरह बताया जाता है कि ये ऑर्गेनिज्म फलां वक्त में मौजूद थे, तो इसके लिए दो तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला तरीक़ाकार जो है वो सेडिमेंटेशन से स्टडी किए जाते हैं। सेडिमेंट्स होता है उसकी जो है लेयर्स को स्टडी किया जाता है। आमतौर पे अगर देखी जाए तो हम इसे स्ट्रैटिग्राफी की टर्म कहते हैं, यानी कि आमतौर पे ये होता रहा कि एक जानदार जो थे वो पहले कहते हैं ना पानी में से लाइफ जो है वो इवॉल्व हुई है, तो पानी जो है उसमें अगर फर्स्ट करें एक जानदार पहले एक जगह मौजूद थे, वो मरे और उसके साथ जो थे वो एक लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट हो गई, फिर दूसरी लेयर के जानदार उसके ऊपर डिपॉजिट हुए। अगर आप इमेजिन करें कुछ इस तरह से कि पहली लेयर यहाँ पे है तो यहाँ ये जानदार एक वक्त में पाए जाते थे, अब दूसरी लेयर यहाँ पर डिपॉजिट हुई। ठीक है, तो जानदार जो थे वो इसी तरह से तीसरी एंड सो ऑन। अगर फर्ज करें इसे ये जो सेडिमेंटेशन हो रही है, अगर ये लेयर अपॉन लेयर आप स्टडी करें तो आपको अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा कि ये वाली जो लेयर है ये ओल्डेस्ट है और उसके बाद आगे चलते जाएं तो जो लेयर्स हैं वो आगे की तरफ चलती जा रही हैं और जो ऊपर वाली होगी वो सबसे रिसेंट होगी। ठीक है, आमतौर पे अगर तो इन लेयर्स का सीक्वेंस किसी वजह से डिस्टर्ब नहीं हुआ तो ये आपको एक्यूरेट बता सकता है कि कौन से जानदार किस वक्त में कब बने थे। ठीक है, लेकिन आपको अच्छी तरह पता है कि लाइफ जो अर्थ है उसके बारे में हम कहते हैं कि अर्थ इज नॉट स्टैटिक, इसके अंदर कॉन्टिन्यूसली चेंजेस आ रही हैं। ये चेंजेस से क्या होता है कि ये लेयर्स जो हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। ठीक है, अब दूसरा जो मोर एक्यूरेट मेथड इस्तेमाल किया जाता है उसे हम रेडियो आइसोटोप डेटिंग की टर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बाय स्टडिंग द रेडियो आइसोटोप्स। अब रेडियो आइसोटोप्स को कैसे स्टडी किया जाता है, कि कैसे डिटरमिन करते हैं कि फलां जो है फॉसिल उसकी जो है एज कितनी है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको सेडिमेंटेशन के बारे में कहा, फर्स्ट करें
इस लेयर के अंदर पहले तो आपको पता होना चाहिए रेडियो आइसोटोप्स क्या है। ये आमतौर पे ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जिनके अंदर जो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। और ये रेडियो एक्टिविटी शो करके कुछ टाइम के बाद जो है ये इनके हाफ जो है ऑलमोस्ट डिके कर जाते हैं, ठीक है। तो जितने टाइम में जो हाफ जो है वो डिके करेंगे उसको हम उसकी हाफ लाइफ कहते हैं, ठीक। अब साइंटिस्ट क्या अंदाजा लगाते हैं कि इस लेयर में वो स्टडी करते हैं कितने रेडियो आइसोटोप्स हैं। मिसाल देते हैं कॉमन सी, आप यूरेनियम ले लें, यूरेनियम 235 अगर कन्वर्ट हो जाता है कुछ टाइम जैसे 700 मिलियन ईयर्स में वो हाफ लाइफ शो करता है, वो हाफ डिके होता है, ठीक। अब एक साइंटिस्ट यूरेनियम के जो है वो आइसोटोप को स्टडी करा तो ये देखता है कि इसमें कितने हैं, फिर वो कंपेयर करते हैं कि क्या इसमें कितने डिके हुए हैं और कितने जो है वो ऑलमोस्ट इसमें या पूरी तरह से वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब इस तरह से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को उनकी प्रेजेंस या उनके पूरी जल जाने से जो है वो कंपेयर करते हुए फिर वो रिलेटिव एज जो है वो रॉक की या फॉसिल की वो स्टडी कर लेते हैं। फिर भी एक बात याद रखें, साइंटिस्ट जो हैं वो 100% श्योर नहीं होते और वो गैस भी लगाते हैं कि ये इसकी एज कितनी होगी, ठीक है। तो ये दो तरीक़ाकार इस्तेमाल किए जाते हैं लिविंग वर्ल्ड इन टाइम के लिए। पहला कौन सा है, सेडिमेंटेशन का, जिसमें लेयर्स अपॉन लेयर्स, ठीक है। और दूसरे में रेडियो आइसोटोप डेटिंग के लिए हम जो है रेडियो आइसोटोप्स की डिके होने के टाइम पीरियड को देखते हैं और फिर एज को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो ये दो मेथड्स हैं। अब आते हैं, ये जो चार्ट है आपको इसको मैं तो यहाँ पे लगा दिया है, आप ऐसे कीजिए अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए, ठीक है। और उसमें आप इसको कंपेयर करते जाएं जो मैं आपको बताती जाऊंगी, फिर आपके लिए जो है कंप्रीहेंशन जो है काफ़ी इजी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल चार्ट कहा जाता है। जियोलॉजी आपको पता है, जियो का मतलब क्या होता है अर्थ, ठीक है। टाइम स्केल चार्ट है, ये साइंटिस्ट ने क्या किया है, प्रोबेबल टाइम पीरियड दिया है, ठीक है। और इनको आमतौर पे जो इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल चार्ट है उसके अंदर एराज एंड पीरियड्स है। एक्चुअली इट इज नॉट कंप्लीट, इसमें और भी हैं, बहरहाल यहाँ पे आपके बुक के रेफरेंस से बात करते हैं। एरा जो है इसे किसी दौर को कहते हैं, बड़े ज़माने को कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमने एक ईयर जो है उसको 12 मंथ्स पे लेकर के, मंथ के अंदर हमने फिर वीक्स के अंदर फिर डेज, ठीक है। इसी तरह से ये अर्थ की जो हिस्ट्री है उसको हमने एरास और फिर फर्दर किसमें डिवाइड किया, स्मॉलर पीरियड्स में। अगर आप देखें तो हम एंशिएंट से बात शुरू करते हैं। सबसे एंशिएंट जो एरा है वो है प्रोटेरोजोइक एरा, दूसरा पेलियोजोइक, तीसरा मेसोजोइक और चौथा सीनोजोइक। अगर आप इसको कंपेयर करें तो इट इज ओल्डेस्ट वन और कंपैरेटिवली, ठीक है। फिर आगे चलते जाएंगे एंड दिस इज दी रीसेंट एरा, इस वक्त जो मौजूदा एरा है उसको हम सीनोजोइक एरा कहते हैं, ठीक है। अब अगर देखें तो पेलियोजोइक एरा में हमने फर्दर जो है पीरियड्स को डिवाइड किया हुआ है, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, साइलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन, ठीक है। मेसोजोइक जो एरा है उसको ट्रायसिक, जुरासिक और क्रीटेशियस में डिवाइड किया, जबकि सीनोजोइक एरा को टर्शियरी एंड क्वाटरनरी पीरियड्स में डिवाइड किया है, ठीक है। अगर मैं आपको बहुत इजी इन पीरियड्स के बारे में बताऊं तो इन दो कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन को इनवर्टिब्रेट की एज कहा जाता है, साइलूरियन और डिवोनियन को फिशेस की एज कहा जाता है, कैम्ब्रियन कार्बोनिफेरस और पर्मियन को एम्फीबियंस की एज कहा जाता है। ये जो था मेसोजोइक एरा, इसमें रेप्टाइल्स डोमिनेट कर रहे थे, इसलिए इसको हम एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं। अब जो टर्शियरी पीरियड है इसमें मैमल्स डोमिनेट किए थे, मैमल्स में फिर ह्यूमन जो थे वो ये क्वाटरनरी पीरियड में इवॉल्व हुए थे, ठीक है। अब आपको ये वाला जो चार्ट का हिस्सा है इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है समझने में, मैं आपको इजी वे में बताऊंगी कि आप इसको कैसे कंप्रीहेंड कर सकते हैं। अगर नीचे की तरफ देखें तो हमने जो ये एरा के साथ टाइम पीरियड दिया है, जैसे ये 2000 मिलियन ईयर्स की बात है, ठीक। ये वाला जो है पेलियोजोइक 270 यानी 270 से 600 मिलियन तक चला जाता है, एंड दिस वन 135 टू 225 एंड दिस वन 70 मिलियन, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो है इसको समझने के लिए ये जो आपको पॉइंट नजर आता है, दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन।
इसका मतलब ये हुआ कि ये इससे पीछे कहीं जाके यानी 3000 मिलियन ईयर्स एगो की बात है कि जो लाइफ थी वो इवॉल्व होना शुरू हो गई। और पीछे जो इसके अंदर ऑर्गेनिज्म है ये डॉटेड लाइंस ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि एक्चुअली दिस रिकॉर्ड इज नॉट कंप्लीट, क्योंकि ये ऐसे जानदार थे जो बहुत ही यूनिसेलुलर थे, छोटे छोटे जानदार थे जिनके रिकॉर्ड्स एक्चुअली इनके पास भी मौजूद नहीं है। ठीक है, ये जो बॉटलनेक्स ही आपको नजर आ रही है ये शो करती है कि इनका ओरिजिन यहाँ से हुआ, फिर टाइम कंडीशन फेवरेबल होती चली गई एंड देन इनका एक खास नंबर है जो अब तक चला आ रहा है। किसी के लिए टाइम फेवरेबल रहा, फिर अनफेवरेबल हो गया एंड देन इट बिकेम फेवरेबल। मिसाल देती हूँ, यहाँ से कैम्ब्रियन पीरियड में अगर आप देखें तो कैम्ब्रियन पीरियड में यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स। व्हाट आर ट्राइलोबाइट्स? ट्राइलोबाइट्स जो है ये मेरीन आर्थ्रोपोड्स हैं। आर्थ्रोपोड्स एक्चुअली ये इंसेक्ट्स वगैरह हैं जो जिनमें इंसेक्ट्स आते हैं, तो ये इनकी एज कहलाती है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये वाली जो दो टाइम पीरियड्स हैं इन दोनों में मैंने भी आपको बताया था, यहाँ पे आके फिर ये जरा ध्यान से देखें ये ओरिजिनेट हो रही है फिशेस। ठीक है, क्योंकि अगले दो पीरियड्स मैंने आपको बताया एज ऑफ फिशेस कहलाती हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे फिशेस ने आना था। ये देखिए फिशेस के लिए कितना फेवरेबल टाइम कंडीशन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक, इसके बाद आते हैं ये डेवोनियन में, उसके बाद कार्बोनिफेरस में आ जाते हैं। कार्बोनिफेरस में यहाँ से देखिए तो ओरिजिन यहाँ से इनका शुरू हो गया था प्लांट्स का। ठीक, अब ये यहाँ पे काफी ज्यादा फेवरेबल कंडीशन थी, यानी फर्म्स जो थे स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स ये यहाँ पे बेतहाशा आ गए थे, जिसकी वजह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कोल फार्मिंग एज कहलाती है। स्वैम्स में जो थे ये ऑर्गेनिजम्स पौधे जो थे इनके बरी हो जाने से कोल के बड़े बड़े डिपॉजिट्स बन गए थे। ठीक है, इसके बाद जो था अगला जो है वो पर्मियन पीरियड कहलाता है। पर्मियन जरा देखिए यहाँ पे रेप्टाइल्स जो है इसमें डाइवर्सिफाई होना शुरू हो गए थे, ये काफी बढ़ना शुरू हुए थे, जो कि फिर मीजोजोइक एरा में, क्योंकि इसको एज ऑफ रेप्टाइल कहते हैं तो इनका मैक्सिमम नंबर इनके लिए बड़े साजगार हालात थे। ठीक है, जिसमें ट्रायसिक पीरियड में जो डायनासोर बार बार आप कहते हैं डायनासोर्स ट्रायसिक में आना शुरू हुए, और जुरासिक की टर्म तो आपको कभी भूल ही नहीं सकती क्योंकि जुरासिक पार्क से आपको याद रहेगा। तो जुरासिक पार्क में जो डायनासोर्स थे ये यहाँ बड़े फ्लरिश कर गए थे, इनके लिए मैक्सिमम फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल थी। उसके बाद इनके लिए हालात इतने साजगार नहीं रहे तो डायनासोर यहाँ पे एक्सटेंड कर गए, लेकिन रेप्टाइल मौजूद रहे। ठीक है, और वो अब तक फिर नैरो डाउन हो गए क्योंकि टर्शियरी पीरियड ऐसा था जहाँ पे मैमल्स जो हैं वो ओरिजिनेट हुए। अगर यहाँ पे देखें तो फिर यहाँ पे क्वाटरनरी में ह्यूमन जो है वो इवॉल्व हुए। अगर इनको जरा गौर से देखें इस वक्त आपको बर्ड्स नजर आते हैं, मैमल्स नजर आते हैं, और फ्लावरिंग प्लांट इस वक्त डोमिनेट कर रहे हैं अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल चार्ट के ऊपर नजर मारने से आपको इस बात का अंदाजा हो गया कौन से ऑर्गेनिज्म हिस्ट्री में किस वक्त कब कितने साल पहले डोमिनेट करते रहे और किस तरह से वो एक्सटिंक्ट हुए। ठीक है जी, आज जो है इसके साथ मैं अपना लेक्चर वाइंड अप करूँगी। अगर आपको किसी किस्म का कोई ट्रबल है तो प्लीज़ मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। अल्लाह हाफ़िज़।